की कहानियाँ कई बार काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती हैं और कुछ कहानियाँ सिर्फ कन्फ्यूजन में ही रह जाती हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हॉरर वीडियोस और मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये घटना घटी थी अमित जी के साथ में और उन्होंने अपने गांव का नाम बताने से मना किया है, इसलिए मैं आपको एक फिक्शनल नाम लेकर इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। ये घटना उनकी दादी जी के साथ में घटी थी, तो अब आगे की घटना मैं आपको दादी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम सुषमा है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 11 या फिर 12 साल की थी। यह घटना काफ़ी पुरानी है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरे पिताजी मेरे साथ में थे। मेरी मम्मी बचपन में ही गुजर गई थी जब मैं 3 या 4 साल की थी। मेरे पिताजी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और फिर शादी भी करवाई। हम लोग हमारे गांव में रहते थे जिसका नाम बिलगांव था। हम लोग वहीं पर रहा करते थे और मेरा पूरा बचपन वहीं पर गुजरा था। लेकिन जब मैं 11-12 साल की थी तब हमारे गांव में अचानक से कुछ अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हुई। अचानक से एक बीमारी आई थी हमारे गांव में जो कि लोगों को मार रही थी, जिसमें से कुछ लोग बच जाते थे। जब बच जाते थे वो बताते थे कि उन्हें रात में अजीबोगरीब सपने आते हैं। उन्हें अपने कानों के पास में ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जो कि सच है या झूठ उन्हें भी नहीं पता। ऐसी एक अजीब सी बीमारी हमारे गांव में आई थी। शुरुआत में लोगों को खांसी आती थी, कुछ लोगों को बुखार भी होता था और फिर मुंह से खून आता था और इसके बाद ये सारी चीज़ें होती थी। उस बीमारी में कुछ लोगों की जान भी चले जाती थी। मैं आपको मेरे साथ हुई वो घटना बताती हूँ। मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी है, इसलिए मैं हमेशा घर पर ही रहती थी। पापा काम करने के लिए बाहर जाते थे और सीधा शाम को ही आते थे। उनके जीवन में सिर्फ मैं ही थी और कोई भी नहीं था, तो उनको मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती थी। अगर मुझे ज़रा सा कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो वो भी टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेते थे। तो एक दिन मुझे अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा खांसी आने लगी और गांव के लोगों ने मेरे पापा के कान भरने चालू करे कि शायद इस लड़की को भी वही बीमारी हुई है और इसे वैद्य के पास में ले जाना चाहिए। उस वक्त कोई डॉक्टर्स वगैरह तो होते नहीं थे, इसलिए पापा के कान भरे गए और काफ़ी ज़्यादा अजीब बातें भी बोले गई, जैसे कि इस लड़की के ऊपर शायद किसी भूत प्रेत या फिर किसी चुड़ैल का साया भी हो सकता है। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि पुराने ज़माने में इन सब चीज़ों की बातें काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन उस उम्र में मैं बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं करती थी कि ऐसी कोई चीज़ रियल में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। लेकिन क्योंकि हमारा गांव ऐसे एरिया में था जहां पर काफ़ी ज़्यादा जंगल और घने जंगल मौजूद थे, तो वहां पर ऐसी अफवाहें उड़ना काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पापा के जीवन में सिर्फ मैं ही एक अकेली थी, तो वो मुझे लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते थे और वो मुझे गांव के ही पास में एक वैद्य के पास में लेके गए। मुझे खांसी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। अभी तक भी मुझे मुंह से खून नहीं आया था, इसलिए मुझे पता था कि शायद मुझे वो बीमारी नहीं हुई है। लेकिन पापा फिर भी मुझे वैद्य के पास में लेकर गए। वो वैद्य गांव के बाहर था और गांव के अंदर से ही जंगलों के बीच में से एक शॉर्टकट जाता था जो कि हमें उस वैद्य तक काफ़ी जल्दी पहुंचा देता। अगर हम मेन रोड लेकर जाते तो हमें नहीं नहीं करके भी कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते। मेरे पापा के पास में साइकिल थी, वो काफ़ी तेज़ी से साइकिल चला रहे थे। शाम का वक्त हो गया था जब हम हमारे घर से निकले थे। अब पापा को जल्द से जल्द मुझे वैद्य के पास में पहुंचाना था, तो उन्होंने जंगल के बीच में से शॉर्टकट वाला रास्ता लिया। रोड काफ़ी ख़राब थी, उबड़ खाबड़
पत्थर और पूरा का पूरा जंगल एकदम घने पत्तों और पेड़ों से ढका हुआ था। बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन जंगल इतना ज़्यादा घना था कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश के बावजूद भी हमारे शरीर पर थोड़ा थोड़ा ही पानी गिर रहा था। और पापा अपनी फुल स्पीड से साइकिल चला रहे थे, लेकिन क्योंकि रोड ख़राब थी तो उससे हमें काफ़ी तकलीफ़ भी हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग वैद्य के घर पर पहुंच गए। जब हम वैद्य के घर पर पहुंचे तो उस वक्त वैद्य अपने घर पर नहीं था, लेकिन उसके 2 बेटे घर पर ही मौजूद थे। उसमें से जो बड़ा वाला बेटा था उसने बताया कि बापू थोड़े ही देर में आने वाले हैं, आप तब तक बैठिए, पानी वगैरह लीजिए। हम लोगों ने वहाँ पर इंतज़ार किया। फिर बड़े वाले लड़के ने अपने छोटे वाले भाई को भेजा बापू को ढूंढने के लिए, मतलब वैद्य के छोटा बेटा उन्हें ढूंढने के लिए गया। और जब वो वहाँ गया तो वो 10-15 मिनट में वापस आया और उसने बताया कि बापू बस थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। वो यहीं पास में किसी के घर पर गए थे किसी को देखने के लिए। थोड़ी देर बाद वैद्य आ गए। वैद्य ने मुझे देखा। उसके बाद में वैद्य ने बताया कि इन्हें ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कुछ गोलियां दी और मुझे कहा कि मुझे अभी थोड़े दिन आराम करना चाहिए। इसके बाद पापा मुझे साइकिल पर लेकर घर के लिए निकले। अब क्योंकि रात हो गई थी, बारिश भी हो रही थी, इसलिए लंबे रास्ते से जाना मेरे पापा को ठीक नहीं लगा। इसलिए उन्होंने वापस से वही जंगल वाला रास्ता लिया। आते वक्त तो कुछ भी ऐसा अजीब नहीं लगा, लेकिन जाते वक्त काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ में हुई। जब हम उस जंगल में से जा रहे थे तो एक तो जो बारिश पहले हमें टच भी नहीं कर रही थी, अब वो डायरेक्ट हमारे ऊपर ही गिर रही थी। आप समझने की कोशिश करिएगा, पहले जब हम यहाँ आए थे तब पेड़ इतने ज़्यादा घने थे कि बारिश हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम गिर रही थी, लेकिन इस बार बारिश पूरी की पूरी हमारे ऊपर गिर रही थी, जैसे हम लोग खुले आसमान के नीचे खड़े हों। लेकिन पेड़ पौधे और जंगल वही सेम टू सेम थे, लेकिन बारिश पूरी गिर रही थी। लेकिन हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पापा अपनी फुल स्पीड से साइकिल चला रहे थे। फिर मुझे अचानक से ही किसी के रोने की और बिलबिलाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। शुरुआत में तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ सच में कोई था जो रो रहा था, और वो एक औरत के रोने की आवाज़ थी। खैर, मैंने शुरुआत में इसको इग्नोर किया, लेकिन फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी साइकिल के पीछे कोई दौड़ रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ, इतने सालों बाद भी। मैंने देखा कि हमारी साइकिल से करीबन 50 या 60 मीटर की दूरी पर एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत दौड़ रही है। शुरुआत में तो उसके मुंह पर उसके पूरे बाल थे, तो मुझे उसका चेहरा नज़र तो नहीं आया, लेकिन उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और वो जंगलों में होने के बावजूद भी, कच्ची सड़क पर होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रही थी और धीरे धीरे हमारे पास में ही आ रही थी। फिर धीरे धीरे करके उसके चेहरे से उसके बाल हटे। जब उसके बाल हटे तो मैंने देखा कि ये तो मेरी माँ है। वो औरत बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिख रही थी, लेकिन वो जिस तरीके से भाग रही थी वो मेरी माँ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और वैसे भी मेरी माँ तो गुजर चुकी थी, तो वो यहाँ हो ही नहीं सकती। लेकिन ये दृश्य इतना ज़्यादा डरावना था कि आप उस चीज़ को महसूस भी नहीं कर सकते जो मैंने उस वक्त महसूस किया था। मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया था कि मेरे मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे करके जब वो औरत मेरे पास में आई तो मैंने फाइनली ज़ोर से चिल्लाया। जब मैंने ज़ोर से चिल्लाया तो पापा ने साइकिल रोकी, और जैसे ही पापा ने साइकिल रोकी वो औरत हवा में ही कहीं गायब हो गई। पापा ने मुझे पूछा कि तुमने चिल्लाया क्यों? मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई, लेकिन उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया, और मैंने उनसे ज़्यादा बहस भी नहीं करी क्योंकि मुझे उनके गुस्से से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। उन्होंने मुझे कभी मारा या डांटा तो नहीं था, लेकिन मैंने उनका गुस्सा देखा था, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं करती थी, और इस बार भी मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। उसके बाद पापा ने अपनी साइकिल चलाना वापस शुरू करी, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद रोने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। इस बार पापा ने भी वो आवाज़ सुनी।
पापा ने साइकिल रोकी और मुझसे पूछा, क्या तुम्हें जंगल में से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है? मैंने उन्हें बताया कि हाँ, मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है और मुझे पहले भी ये आवाज़ सुनाई दी थी। पापा भी इस पॉइंट पर समझ चुके थे कि कोई है इस जंगल में, और उन्हें भी अंदाज़ा तो हो ही गया था, और हम पूरी तरीके से भीग चुके थे। पापा ने जैसे तैसे करके साइकिल चलाई और हम लोग फिर हमारे घर आ गए। घर आने के बाद में पापा कुछ दिनों तक काफ़ी टेंशन में रहे। मुझे तो जो खांसी वगैरह आ रही थी वो सब बंद हो गई, लेकिन पापा काफ़ी दिनों तक टेंशन में रहे थे। फिर धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर बड़ी होने के बाद में पापा ने मेरी शादी कराई, और शादी के 5 सालों बाद मेरे पापा का देहांत हो गया। उसके बाद जब मेरे बच्चे वगैरह हुए तो मैंने उन्हें भी ये पूरी घटना बताई, और फिर जब मेरे पोते हुए तो उनको भी मैंने सारी चीज़ें बताई। और आज भी जब मैं इस घटना को याद करती हूँ तो मैं सहम जाती हूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।